साथियों नमस्कार। आजकल हम सब लोग अखबार में पढ़ रहे हैं कि एम पॉक्स यानी कि जिसको पहले मंकी पॉक्स बोलते थे वो पूरे विश्व के अंदर आज की तारीख में एक ग्लोबल अलार्म बन चुका है। WHO ने इसके बारे में संज्ञान लिया और हाईएस्ट लेवल ऑफ अलार्म इसको दिया, और क्योंकि इसका आउटब्रेक कॉन्गो के अंदर हुआ अफ्रीका में, और उसके बाद कम से कम 13 देशों में वहाँ पर ये बीमारी फैल रही है। अभी कुछ दिनों से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया के अंदर भी 1-2 पेशेंट्स आए हैं, सस्पेक्टेड हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, और इवन यूरोप के अंदर कई जगह पर जो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं कॉन्गो से या अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, उनके अंदर ये जो ऑर्थोपॉक्स वायरस है ये पाया गया है और ये अलार्मिंग सिचुएशन वहाँ बन रही है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि एमपॉक्स जो है एक तरह का वायरस है जो फैलता है मनुष्यों के अंदर, और ये DNA वायरस है। आपको याद होगा कि जब हम कोविड की बात करते थे तो हम RNA कहते थे उसको, कि वो RNA वायरस है और ये DNA वायरस है। और डिफरेंस दोनों में ये है कि जो RNA वायरस होता है जैसे कोविड था, इसकी म्यूटेशन फास्ट होती है, स्प्रेड भी फास्ट होता है, और जबकि DNA वायरस जो जैसे हम मंकी पॉक्स की बात कर रहे हैं, एम पॉक्स, ये स्लोली फैलता है, और लेकिन जब भी फैलता है उसके साथ साथ म्यूटेशन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? पहले तो हम देखें कि फैलता कैसे। ये क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है, यानी कि एम पॉक्स के किसी को अगर मार्क्स हो रखे हैं, पॉक्स मार्क्स, उसके कॉन्टैक्ट में कोई आएगा, उसका पानी किसी को लगेगा, या जो सेक्स वर्कर्स हैं या जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो इन लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनमें ये ज़्यादा फैलेगा। अब इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के 5 से 7 दिन बाद कुछ लोगों को हेडेक, शरीर दर्द होना, कमर दर्द होना, लिम्फ नोड्स, ग्लैंड्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, या गर्दन की भी हो सकती हैं या आपके जेनिटल ऑर्गन्स की भी हो सकती हैं, और एग्जॉस्शन हो जाता है उसके अंदर। और सबसे पहले यूजुअली जो इसके पॉक्स मार्क्स होते हैं वो फेस पे होते हैं, वैसे कहीं पर भी हो सकते हैं, हाथों पे हो सकते हैं, फेस पे हो सकते हैं, पैरों पे भी हो सकते हैं, पूरे शरीर के अंदर ये पॉक्स मार्क्स हो सकते हैं। पहले ये एक फ्लैट सोर होगा, उसके बाद एक ब्लिस्टर में पानी भरना शुरू हो जाएगा और ईचिंग हो जाएगी या पेनफुल हो जाएगा, लेकिन बुखार भी रहता है इसके अंदर। धीरे धीरे वो जो पॉक्स मार्क्स हैं वो ड्राइव करना शुरू हो जाते हैं, उनमें क्रस्ट बन जाती है, क्रस्ट मतलब पपड़ी सी बन जाती है, और वो गिरनी शुरू हो जाती है। तो ये जो लिक्विड वहाँ से निकलता है जब ब्लिस्टर फटते हैं, तो वो अगर कोई क्लोज कांटेक्ट में आएगा तो उसको ये बीमारी फैलने की संभावना बनी रहेगी। आपको ध्यान होगा कि जो ब्लिस्टर्स थे वो यूजुअली स्मॉल पॉक्स के अंदर, और इवन आज भी जब हम चिकन पॉक्स देखते हैं तो उसके अंदर भी ये हो सकते हैं। ये बीमारी या तो बच्चों में ज़्यादा होती है, या जैसे मैंने कहा सेक्स वर्कर्स में, हेल्थ वर्कर्स में ज़्यादा होती है, प्रेग्नेंट लोगों के अंदर ज़्यादा होगी, और जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ज़्यादा होगी। तो ये 2 से 4 हफ्ते तक ये बीमारी चलती है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जिनकी इम्यून सिस्टम जो है सप्रेस्ड है उनमें ये लंबी भी चल सकती है। तो ये क्लोज कॉन्टैक्ट है, और इसके अंदर डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले तो जो पॉक्स मार्क्स हैं वो बड़े एक टिपिकल से हैं, वो आम आदमी नहीं बता सकता, लेकिन डॉक्टर जरूर देख के बता सकता है कि ये कौन से वाले एम पॉक्स है कि नहीं है। बाकी वायरल का PCR टेस्ट होता है, ब्लिस्टर फ्लूइड्स का, या जो मैंने उसका स्कैब की बात करी उससे हम कर सकते हैं। और ये जो बीमारी है इसका यूजुअली जो इलाज है वो सिम्प्टोमेटिक ज़्यादा है। सिम्प्टोमेटिक से हम जब बात करते हैं तो ये
इन लोगों के अंदर अगर बुखार है तो बुखार की दवाई देनी होगी, अगर उनमें उल्टियाँ दस्त ज़्यादा हो रहे हैं तो उल्टी दस्त की दवाई देनी होगी, और बाकी अदरवाइज बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं है, अनलेस के उनमें एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ में हो जाए। कुछ एंटीवायरल प्रोडक्ट्स हैं जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली इन लोगों को दिए जा सकते हैं और उसका भी उसके अंदर रिजल्ट हैं, अच्छे फायदा इनमें हो सकता है। तो साथियों, ग्लोबल इमरजेंसी जरूर है, लेकिन कम से कम इंडिया में अभी इसमें कोई डरने की बात नहीं है। नो नीड टू पैनिक, क्योंकि इक्का दुक्का केस जो वहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं उनको आइसोलेट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट्स के अंदर, आपने अखबार में पढ़ा भी होगा कि दिल्ली के अंदर कई अस्पतालों को कहा गया कि अपने बेड्स को सुरक्षित करो इसके लिए, और उन मरीजों को उसी वार्ड के अंदर दाखिल करके निगरानी में रख के उनका ट्रीटमेंट करके किया जाता है ताकि वो आगे वो बीमारी को ना फैलाएं। तो इसलिए सेफ्टी यही है कि जो लोग बाहर से लोग आ रहे हैं वो अपना ध्यान रखें, और दूसरा ये कि जो अनइनहिबिटेड सेक्स है उसको हम सबको कंट्रोल करना का एक एडवाइस देनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ जब भी कोई बुखार हो, शरीर में कोई भी दाना हो, तो अपने डॉक्टर को या सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर उनको दिखाएं। मान्यता ये भी है कि इसकी जो प्रिवेंशन के अंदर हाइजीन का बहुत बड़ा पार्ट है। जो लोग टॉवल्स इस्तेमाल करते हैं, जो टिश्यू पेपर्स इस्तेमाल करते हैं, उनको भी साझा ना करें हम टॉवल्स को। और ये भी देखें कि एक कॉमन बेड शीट्स हैं या इन्फेक्शन वाले जो सोर्सेज हो सकते हैं वो ना हो। लेकिन इसके साथ खासियत ये भी है कि आपके खांसी के साथ या बलगम के साथ या सांस से ये बीमारी नहीं फैलती है। तो साथियों, जैसे मैंने कहा कि पैनिक की बात नहीं है, लेकिन हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये जब भी आज की तारीख में इतना फास्ट है कम्युनिकेशन, आना जाना, लोग ट्रैवल करते हैं, सुबह कहाँ पर होते हैं, शाम को कहाँ पहुँच जाते हैं। तो हम सबको जो ये जो बीमारी है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।